नमस्कार साथियों, निर्वाणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के आज के 5 क्वेश्चन। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड अ टीचर यूज इन सिचुएशन व्हेन द स्टूडेंट इज बीइंग इम्पोलाइट। छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चे अगर बदतमीजी करें, उद्दंड हो जाएं, तो हम क्या करें। तो यहां पर उन्हें दंड नहीं देना, वो उद्दंड है, हम ना हो उद्दंड, हमें दंड नहीं देना है। फिर हम क्या उनके लिए नियमों को तय करें, या हम उनके साथ बहस करें, वाद विवाद करें, या हम आश्चर्यचकित हो जाए, हाँ क्या हो गया। तो आश्चर्यचकित तो रहेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं हुई ना, सुधार तो नहीं हुआ आश्चर्यचकित होने से। वाद विवाद भी हमें नहीं करना है और पनिशमेंट भी हमें नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें क्लासरूम नॉर्म्स बना रहे हैं, नियमों को छात्रों को याद दिलाना है। अब ये नियम को याद दिलाने का मतलब क्या हुआ, यानी यहां पर हम पेरेंटिंग स्टाइल देखें। कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल कर रहे हैं हम, यहां पर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल करते हैं। ये क्यों आंसर है, क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। हम यहां लोकतांत्रिक अभिभावन शैली कर रहे हैं, और जब हम लोकतांत्रिक अभिभावन शैली करते हैं तो इसमें हम और स्टूडेंट्स मिलकर, टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर नियम तय करते हैं, और फिर उन नियमों का उल्लंघन जो करेगा, चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट, वो खुद अपने आप दंड का भागीदारी होगा, और वो दंड भी हम लोग मिलकर तय करेंगे। हम दंड नहीं देंगे, मिलकर जो दंड तय होगा, और वो दंड हम अपनी तरफ से सकारात्मक दंड रखेंगे। हम ये रखेंगे कि वो पॉजिटिव हो पनिशमेंट, और फिर उसको हम दे रहे होंगे। तो यहां पर इसीलिए आंसर हमारा सेकंड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following statements support role of environment in the development of the child? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। यहां पर हमसे बोला गया है परिवेश की भूमिका, रोल ऑफ द एनवायरमेंट। फिजिकली फिट चिल्ड्रन, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे नैतिक रूप से अच्छे होंगे, फिजिकल फिटनेस। क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कुछ लोग क्विकली करते हैं, एंड सम डू नॉट, कुछ बहुत विद्यार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज प्रोफेशन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एंड कोरिलेशन बिटवीन आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज 0.75। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ हो, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 समान उच्च है। यहां फिजिकल फिटनेस है, शरीर है तो नहीं हुआ। यहां पर हमें आधार ही नहीं दिया गया है कि किसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जल्दी प्रक्रमण हो रहा है, बाद में प्रक्रमण हो रहा है, क्योंकि ये तो दोनों का आधार दिखेगा। यहां अगर हम देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस आईक्यू की बढ़ी है, इसका कारण फिर से स्पष्ट नहीं है। चौथे में हमें कारण स्पष्ट है, क्या, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, हमारे समरूप एक समान जुड़वा है। एक समान जुड़वा का मतलब क्या होता है, जो एक जायगोट से बटकर दो जुड़वा बने होते हैं, इसका मतलब उनके जीन सेट समान होंगे। उनका जीन सेट समान होता है तो उन्हें एक समान जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। लेकिन इन्हें अलग अलग घरों में भेज दिया, इन्हें डिफरेंट भिन्न घरों में भेज दिया। अब अगर इनको भिन्न घरों में भेज दिया तो परिवेश बदल गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया। एक का एनवायरमेंट कुछ और एक का एनवायरमेंट कुछ और। जब दोनों का एनवायरमेंट बदल गया तो दोनों की बुद्धि समान ना होकर कम देखने को मिली। 25% का डिफरेंस है दोनों में, 0.75 ही कोरिलेशन है, इसका मतलब 25% का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि उनका एनवायरमेंट बदल गया। जीन्स सेम होने के बावजूद उनकी आईक्यू अलग अलग हो गई, क्योंकि उनका एनवायरमेंट बदल गया। इसीलिए एनवायरमेंट का प्रभाव हमें यहां साफ साफ दिखता है, यहां पे हमें परिवेश का प्रभाव हमें साफ साफ दिखता है। तो उत्तर यहां पर हमें चौथा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज एक्विंटेंस? प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है। अब नेचुरल लैंग्वेज एक्विटेंस देखेंगे तो कैसे अर्जित होती है, इसको देखना पड़ेगा। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी यहां हमारे 4 स्किल्स दे रखे हैं। तो जब हम नेचुरल लैंग्वेज एक्विटेंस की बात करते हैं तो ये चॉम्स्की देते हैं, और इसके लिए चॉम्स्की एक नेचुरल ऑर्डर की बात करते हैं। एक नेचुरल ऑर्डर की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि भाषा प्राकृतिक क्रम में अर्जित की जाती है। जो मातृभाषा होगी या सामाजिक भाषा होगी, एक क्रम में आएगी, और वो क्रम किसका है, तो वो क्रम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा हियरिंग, फिर देखने को मिलेगा स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। पहले देखने को मिलेगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सुनने से बोलना
और सुनने बोलने से पढ़ना और सुनने बोलने पढ़ने से लिखना, ये हमें प्रोग्रेशन दिखाई देता है। हियरिंग से स्पीकिंग, हियरिंग स्पीकिंग से रीडिंग, हियर स्पीकिंग रीडिंग से राइटिंग, ये हमें प्रोग्रेशन देखने को मिलता है जो कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन है। चॉम्स्की के अनुसार ये हमारे पास भाषा अर्जन की प्रगति का प्राकृतिक क्रम है। कौन देते हैं ये? चॉम्स्की देते हैं। आंसर यहां पर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What is the set of linguistic rules that govern the use of language for communication called? भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है? तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा, जब हम भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास यूज ऑफ लैंग्वेज यानी हम समाज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है प्रैग्मेटिक्स। इसे उपयोगितावाद कहा जाता है। प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है कि हम कैसा उपयोग करेंगे। प्रैग्मेटिज्म होते हैं या प्रैग्मेटिक्स होता है इसे, और इसमें हम किस जगह क्या भाषा का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बात होती है। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। ग्रामर हमें पता है ये कलेक्शन ऑफ रूल्स है, ये नियमों का संकलन होती है जो ग्रामर होती है। फिनिम हमें पता है ये हमारे पास साउंड्स होता है, ये ध्वनियों का संकलन होता है फिनिम्स। और सिंटेक्स हमें पता है ये स्ट्रक्चर होता है, ये भाषा की संरचना होती है। जो हम सोशल यूज देखते हैं, सोशल यूज हमारे पास प्रैग्मेटिक्स देखने को मिलता है, ये सोशल यूज है, ये सामाजिक प्रयोग की अवधारणा है। और अर्थ की अवधारणा को हम फिर सीमेंटिक्स कहते हैं। एक इसमें चीज रह गई, वो भी लिख ही लें। जब हम सीमेंटिक्स देखते हैं तो ये हमारे पास मीनिंग होता है कि हम मीनिंग कैसे निकालते हैं, अर्थ कैसे निकालते हैं, तो इसे हम सीमेंटिक्स कहते हैं। तो ये अर्थ विज्ञान हो गया, ये प्रयोग विज्ञान हो गया, ये संरचना विज्ञान हो गया, ये ध्वनि विज्ञान हो गया, और ये नियमों का संकलन हो गया। इन सब के आधार पर नियमों का संकलन व्याकरण हो गया। सो इट इज द साइंस ऑफ मीनिंग, इट इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चरिंग, इट इज द, और स्पीच कह लेते हैं हम इसको, इट इज द साइंस ऑफ साउंड्स एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रूल्स। तो आंसर यहां पे तीसरा है। By the age of 6 months, infants are able to do the following. आयु शिशु सिवाय डैश के निम्नलिखित को करने में सक्षम हो जाता है। तो यहां एक्सेप्ट पूछा गया है, के सिवाय बच्चा करने लगता है। तो बच्चा क्या करने लगता है? बच्चा इन 6 मंथ में क्या क्या करने लगेगा? बैबलिंग करने लगेगा, बैठने लगेगा, ठोस पदार्थ खाने लगेगा। पेट के बल चलना जो हम क्रॉलिंग कहते हैं, ये हमें क्या देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ये 6 महीने तक नहीं होता। पेट के बल चलना ये हमारे पास थोड़ा सा लेट होता है। तो पेट के बल चलने की जब हम बात करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आंसर यहां पर हमारे पास क्या होगा? आंसर यहां हमें देखने को मिलेगा दूसरा हमें आंसर देखने को मिलेगा। पेट के बल चलना जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं, वो बच्चा कितने महीने में करता है? वो बच्चा लेटर ऑन करता है। लगभग हमें देखने को मिलेगा 9 से 10 महीने के बाद बच्चा पेट के बल चलना शुरू करता है या घुटनों के बल चलना शुरू करता है, और जो फिर 1 से 1.25 साल के बीच में बच्चा खड़े होने की कोशिश करने लगता है। तो उत्तर यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? सेकंड देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आपने इन सभी प्रश्नों को में कुछ नया सीखा होगा, कुछ नए कंसेप्ट सीखे होंगे और बहुत सारे पुराने कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे। तो इसी तरह के और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।